Hello, all of you. Myself Puneet Pandey, and I welcome you in this new series of anthropology, which is based on book Amber and Ember. So, Amber and Ember, which is also known as the Bible of anthropology, especially if you are preparing for UPSC एग्जामिनेशन. ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, देन एम्बर एंड एम्बर बिकम द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. इस किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्या इस बुक को पढ़ने से एंथ्रोपोलॉजी के दोनों पेपर्स को लिखा जा सकता है? तो जवाब है नहीं, लिखा जा सकता. लेकिन क्या ये बुक पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है? तो जवाब है हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसका कारण क्या है? व्हाट द रीज़न? रीजन ये है कि एम्बर एंड एम्बर जो है लगभग एंथ्रोपोलॉजी के सभी पर्सपेक्टिव्स को, सभी सारे के सारे डायमेंशंस को कवर करती है. ये पूरा डीप में तो नहीं जाती, लेकिन हाँ, एक नए बच्चे के लिए जिसकी कोई बेसिक नॉलेज नहीं है एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में, उस नॉलेज को ये बिल्डअप करने में हेल्प करती है. आप कहें कि फाइनली ये इस बुक को पढ़ने से ही केवल काम चल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसको पढ़े बिना भी लगभग काम नहीं चलता. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस एम्बर एंड एम्बर की एक सीरीज को बनाया जाए, और जिसमें जो इस बुक के चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को समराइज वे में आपको बताया जाए, कि ताकि आपको एसेंस मिल जाए कि उस चैप्टर को पढ़ने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं. तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द एम्बर एंड एम्बर. और एम्बर एंड एम्बर, जैसे कि बात ही पता चल रहा है कि एम्बर एंड एम्बर ये आपकी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की बुक है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. पहले इसमें जो हमारे कंटेंट हैं, जो फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट आपको मिलेगा, चैप्टर 1 व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, इसके बारे में ये चैप्टर बात करता है. और इसमें कुल मिला के 6 सब टॉपिक्स में इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया. पहला, द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. दूसरा कि द होलिस्टिक अप्रोच, अब ये क्या चीजें होती हैं, जब हम लोग चैप्टर में डिवेल करेंगे तो उसके बारे में बात कर ली जाएगी. थर्ड, द एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरोसिटी. द फोर्थ इज नोन एज द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. चौथा, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, जो इसी के फील्ड्स में ही इंक्लूड हो जाती है. और पांचवा है द रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, व्हाई वी शुड रीड एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. तो ये 6 सेक्शंस हैं, और इन 6 सेक्शंस में 6 सेक्शंस में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है. और शुरुआत जो ये बुक करती है, अपने पहले चैप्टर को ओपन करती है, वो है एंथ्रोपोलॉजी. जो शब्द है द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट द मीनिंग, लिटरल मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या आखिर में. तो जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो एंथ्रोपोलॉजी इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बनी हुई. पहली चीज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये कैसा वर्ड है? इट इज अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड 2 अलग अलग वर्ड से मिलके बना है. द पहला वर्ड है द एंथ्रोपॉज, द फर्स्ट वर्ड इज, एंड द सेकेंड वर्ड इज द लॉगस. So that word anthropology is made up from 2 separate words which are Greek in origin, and the word is known as anthropos and logos. So the meaning of anthropos is human or man, and the meaning of logos का, that logos की meaning क्या है? Study. So what is anthropology? The meaning of anthropology is the स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है इंसानों की स्टडी करना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ, लिटरल मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग. अब इंसान के बारे में बातें करनी है, इंसान के बारे में हमें पता लगाना है. तो जो ये एंथ्रोपोलॉजी है, ये जो डेफिनेशन अगर हम कह सकते हैं, ये शब्द है. सो ये वर्ड जो है एंथ्रोपोलॉजी, ये हमें ठीक ढंग से जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में ठीक जानकारी नहीं देता है. ऐसा सुनने में लगता है कि हाँ, इंसानों के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी, उसी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. तो इसको अगर हम कई डेफिनेशन में जाते हैं, तो डेफिनेशंस में हमें ज़्यादा सही तरह ढंग से पता चलता है. देखिए, ऐसा है कि इस चैप्टर में सब कुछ तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है, जो इस बुक में नहीं है, उनको भी मैंने आसानी से इस चीज़ को लर्न कर सके. बेसिकली हमारा
जो बेसिक एम है वो इस किताब को खत्म करना नहीं, हमें एंथ्रोपोलॉजी फैमिलियरिटी करनी विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। तो अगर हम डेफिनेशंस को देखें तो डेफिनेशन को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एंथ्रोपोलॉजी केवल इतनी सी बात नहीं है। डेफिनेशन कई लोगों ने दे रखी, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, पता नहीं कितने दिनों से, कई सारे मॉर्गन, टाइलर, हस्कोविट, अलग अलग तरह के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए जिनको ने बहुत नाम कमाया, और सब ने अपने अपने जो करियर में एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई डेफिनेशन दी थी। जो मुझे पर्सनली डेफिनेशन पसंद है एंथ्रोपोलॉजी की वो ये है, और ये एमजे हस्कोविट साहब हैं, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। और उनके हिसाब से व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? मैन एंड हिज वर्क। द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। अब यहीं से जो है पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाता है। जब हम कहते हैं कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी जैसे आपने बताया कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। ठीक है, लेकिन ये वो मैन नहीं है जिसको से हम आमतौर पे फैमिलियर हैं, जो जिसके बारे में एंथ्रो बात करता है। मैन से यहां मतलब इंसान नहीं है, मैन से यहां मतलब है केवल और केवल एक स्पेशल तरह का ऑर्गेनिज्म, स्पेशल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज होमो सैपियंस। तो जब हम बात करते हैं मैन की, जिसके बारे में हस्कोविट साहब कह रहे हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क, तो जब हम मैन की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैन, कि इंसान है, बायोलॉजिकल इंसान है, और उसी के बारे में, उसके एक ऑर्गेनिज्म, एक जीवधारी है, और उसके बारे में हम लोग बातें करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक होमो सैपियंस है, एक इंसान है, उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उसकी एक क्रेनियल कैपेसिटी है, उसके पास एक ब्रेन है, 2 आंखें हैं, 2 पैरों पे खड़ा होकर चलता है, उसके अलग अलग वेरिएशंस हैं जिनको हम लोग गलती से रेस कह देते हैं, कि अलग अलग तरह की रेसेस हैं उनकी, और वो दिखने में एक जैसा नहीं दिखता है, उसके अलग अलग व्यवहार होते, फीचर्स होते, जस्ट लाइक अ ऑर्गेनिज्म, एक जीवधारी की तरह, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे कि उस इंसान के बारे में हम बात नहीं करेंगे जिस इंसान को आप जानते हैं। यहां पर हम मैन को कैसे ले रहे हैं? एज एन ऑर्गेनिज्म। और कैसा ऑर्गेनिज्म? जैसे बायोलॉजिकल, सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो वर्क के बारे में बात करते हैं, वर्क जो है, इंसान का वर्क बड़ा ही डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है। जब से इंसान फ्रॉम टाइम इमेमोरियल डेवलप हो रहा है, तब से जो है वो उसने कुछ ना कुछ पैदा किया, कुछ ना कुछ बनाया, चाहे वो उसने तौर तरीके ईजाद किए, रिचुअल्स बनाए, रिलीजन बनाया, स्क्रिप्ट बनाई, लैंग्वेज बनाई, हर चीज़ इंसान ने बनाई। इसमें से कुछ भी भगवान का बनाया नहीं है, सब कुछ इंसान ने बनाया। क्लोथ्स बनाए, घर बनाए, क्राफ्ट बनाए, म्यूजिक बनाया, सब किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मैन मेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंसान ने ये हिस्सा जितना भी मैंने अभी नाम लिए, ये सब का निर्माण किसने किया? इंसानों ने किया। दीज आर द मैन मेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी मैन मेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहली चीज है एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मैन, और उसने इस दुनिया पे कुछ चीजें बनाई, और उन चीजों को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं, दैट इज नोन एज कल्चर। क्या कहा जाता है? कल्चर। तो कल्चर में आपके रिलीजन भी आ जाएगा, आपकी स्क्रिप्ट भी आ जाएगी, आपकी लैंग्वेज भी आ जाएगी, आपका घर भी आ जाएगा, और आपके जितना भी कह सकते हैं, यानी कि कल्चर का केवल ये मत समझिए कि नॉन मेटरलिस्टिक होता है, ये मेटरलिस्टिक भी होता है। कल्चर मेटरलिस्टिक और नॉन मेटरलिस्टिक दोनों प्रकार का होता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये रखा हुआ ये मार्कर है, तो ये हमारे जो कह सकते हैं 2000 के बाद का कल्चर का हिस्सा है। ये मेडिवल इंडिया जो था उसके कल्चर का पार्ट नहीं है। तो जैसे हमारे तौर तरीके बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है, वक्त और ज़रूरतों के हिसाब से इंसान नई चीज़ें सीखता है, पुरानी चीज़ें भूलता जाता है, वैसे नई चीज़ों को ईजाद करता है और पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करता जाता है। हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कुछ नए तरह के मटेरियल आपके पास होते हैं और कुछ नए तरह के तौर तरीके आपके पास होते हैं। आप नए तरह के रिलीजन पैदा कर देते हैं, नए तरह के रिलीजन बन जाते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस तरह के नए रिलीजन पैदा हुए जो कि पहले नहीं थे, इनका निर्माण बहुत बाद में हुआ। इसी तरह से नए तरह के तौर तरीके हम लोग डेवलप कर लेते हैं। तो ये ज़रूरतों के हिसाब से इंसान जो है डेवलप करता रहता है। और इस चीज़ को हम लोग कहेंगे कि व्हाट इज कल्चर?
कल्चर क्या है? द कस्टमरी वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अगर क्रूड लैंग्वेज में बात करें, व्हाट इज कल्चर? द कस्टमरी वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो देखिए भाई, ऐसा है, ये है मैन, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अच्छी बात है। और ऑर्गेनिज्म जो है एक विशेष तरह से सोचता है, एक स्पेशल टाइप से इसकी थिंकिंग का प्रोसेस है, और ये अलग तरह से बिहेव करता है, इसका बिहेविंग का प्रोसेस भी कैसा अलग है, और इसका कस्टमरी वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग, और उसी को हम कहते हैं कल्चर। कल्चर को हम और भी कह सकते हैं कुछ, द मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज नोन एज द कल्चर, ठीक है। कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर, और इसके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। एंथ्रो के तो कई सारे पेपर, 2 पेपर हैं, 2 पेपर में से अगर हम उठा कर देखें तो मैक्सिमम जो सेक्शन आपको जो डिवोट किया गया है वो इंसान के इसी वाले हिस्से को डिवोट किया गया, दैट इज द कल्चर। और इसमें सोसाइटी भी आती है और कल्चर भी आता है, इसीलिए इसको हम सोशियो कल्चर भी कहते हैं, सोशियो कल्चर। कुछ लोग सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी बोल देते हैं। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजी आपकी 2 तरह की होगी, एक तो इसका कौन सा पार्ट हो गया? बायोलॉजिकल पार्ट हो गया, और दूसरा इसका कैसा पार्ट हो गया? सोशियो कल्चर या सोशल पार्ट भी हो गया। यानी इंसान, एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान के बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की और उसके सोशल पर्सपेक्टिव की, दोनों की स्टडी करते हैं, इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को हम बायो सोशल साइंस भी कहते हैं। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज अ बायोसोशल साइंस। इट स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन एज एन ऑर्गेनिज्म, जस्ट होमो सैपियंस, सिंपल। It also study about the cultural part, socio-cultural part of humans, that is the work of humans. That's why it is also known as social science, biosocial science, biological part plus social parts. तो हम लोगों ने अभी बात की थी, हस्कोविट साहब कह रहे थे कि भाई व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन, मैन मीन्स होमो सैपियंस, एंड हिज वर्क, वर्क मीन्स दैट इज कल्चर। इन दोनों चीजों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कवर करते रहेंगे, और ये चैप्टर में भी इसी चीजों के बारे में बात होती है, केवल 2 ही चीजों के बारे में, बायोलॉजिकल पार्ट एंड कल्चरल पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा, जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है इसके 2 पार्ट हो गए। पहला, तो फर्स्ट पार्ट इज biological and second part is, you can say, socio cultural. Okay, there are 2 part, man and its environment. अब बात करते हैं बायोलॉजिकल, एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यहीं से ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल पार्ट की, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? होमो सैपियंस, इट इज एन ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में कई सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज, ये होमो सैपियंस या होमो सैपियंस से मिलने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, मैं शब्द बार बार बोल रहा हूं ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम केवल जो बायोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव उसी के बारे में अभी बात कर रहे हैं, कल्चर वाले में बाद में जाएंगे। तो जो ये ह्यूमन है, इंसान है, या इंसान जैसे जो एनिमल्स हैं, जिन जो होमो सीरीज में आते हैं, चाहे होमो इरेक्टस हो, चाहे क्रोमैग्नॉन हो, चाहे निएंडरथल हो, चाहे आपका होमो हैबिलिस हो, नाम बहुत सारे हैं, और काफ़ी सारे 5, 6, 7 तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे मन में 2 बातें हैं कि पहला, जो ये होमो सैपियंस है, ये जो इंसान है, ये इसका इमर्जेंस कब हुआ? इमरजेंस यानी ये कब ये इस दुनिया पे आया, कैसे आया, कहां से आया, कि पहले कैसा जीव था, किस जीव से ये बना, बंदरों से बना, एप्स से बना, किसी और चीज से बना, ये तो उसमें हमें पहली बार डिस्कवरी करनी इमरजेंस। और फिर जब बना था तो इंसान जैसा तो था नहीं, कुछ ये बंदरों जैसा था, ये एप्स जैसा था। तो इसमें हुआ है, क्या हुआ है? इवोल्यूशन। एंथ्रोपोलॉजी में जो मेजर सेक्शन है वो इन चीजों में के बारे में बात करता है। व्हाट इज द इमर्जेंस ऑफ होमो सैपियंस एंड इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस। इमर्जेंस कैसे हुआ और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इमरजेंस की, कहां पैदा हुआ, तो आज तो पैदा हुआ नहीं था, लाखों साल हो गए इसको पैदा हुए, या इसके जैसे जीवों को पैदा हुए।
तो इमरजेंस का के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई डाटा नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि यहाँ पर होमो सेपियंस या उसके पूर्वज पैदा हुए थे। और ना ये लोग कुछ बनाते थे कि कोई इनका घर बनाया हो मिट्टी का जिसको जाके हम देख लें, या कोई ऐसा हथियार बनाया हो जिसके बारे में पता कर लें। तो ये लोग बड़े सिंपल तरह के एनिमल्स थे, हम लोग कहते हैं ना एप्स हैं। अब भाई इसके बारे में जो सबसे अच्छा तरीका है इमरजेंस के बारे में पता करना, वो तरीका होता है जिसको हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक सेक्शन किसके बारे में बात करता है? फॉसिल्स। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसकी सर्च करते हैं? फॉसिल्स की। और स्टडी भी किसकी करते हैं? फॉसिल्स की। और फॉसिल की स्टडी करके वो किसके बारे में पता करना चाहते हैं? हाउ ह्यूमंस इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इंसान पैदा कैसे हो गया, कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, और बिना फॉसिल्स की स्टडी किए हम इसका पता नहीं लगा सकते। और इसके लिए एंथ्रोपोलॉजी की एक डेडिकेटेड ब्रांच होती है जिसको हम पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। तो व्हाट इज पैलिएंटोलॉजी? पैलिएंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज द पैलिएंटोलॉजी। अब बताइएगा, क्या ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल वाले पर्सपेक्टिव में आएगी कि सोशल वाले में? तो चलिए वापस बैक करते हैं। पैलिएंटोलॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, विच ह्यूमन? होमो सेपियंस एंड रिलेटेड फॉर्म्स, and it comes in the branch of biological science, biological part. So anthropology has two major branches. One is the biological anthropology, one is known as the socio-cultural anthropology. और biological anthropology में पहली चीज हमने सीखी कि talks about the study of fossils for the sake of knowing emergence of homo and related form on earth. तो ये पहली चीज हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। दूसरा ये बात करती इवोल्यूशन के बारे में। जो बायोलॉजिकल जो एंथ्रोपोलॉजी है वो बात करती किसके बारे में? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ हुम? इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियन। तो इंसान किससे बना होगा? बंदरों से बना होगा? नहीं साहब, बंदर से तो नहीं बना। पहली चीज तो हम लोग क्लियर कर दें, इंसान बंदरों से नहीं बना। इंसान जो है, या इंसान जैसे जितने भी जीव थे, ये एप्स से बने हैं। देयर इज अ प्राइम डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड मंकी। एप्स के पास टेल नहीं होती और मंकीज के पास टेल होती लंबी सी। वो प्रीहेंसाइल हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, वो उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली सामान्य तौर से बोल देते हैं कि इंसान बंदरों से बना। नहीं साहब, बंदरों से नहीं बना, हम बने एप से। कौन से एप से? जैसे कि चिंपैंजी है, जैसे कि औरंगुटान है, जैसे कि गोरिल्ला है। इस तरह के जो एप्स हैं जो कि टेललेस होते हैं, इन्हीं से होमो सेपियंस का निर्माण हुआ। इन्हीं से होमो सीरीज जो है इनसे बाइफरकेट होकर होमो सीरीज का निर्माण हुआ, जिसमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन, पेकिंग मैन, और आखिरी में जाते जाते हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? होमो सेपियंस, यानी कि जिस इंसान से मैं बातें कर रहा हूं वो इंसान का निर्माण इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो ये है पहला फॉसिल। दूसरा हम बात करें इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में हमने कहा किससे हमारा निर्माण हुआ? एप से। लेकिन एप्स भी किससे बने होंगे? तो एप्स या एप जैसे लोग जो हैं, हम लोग हैं मैमल्स। अगर आपने बायोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी होगी तो वी नो दैट कि देयर आर 5 क्लासेस इन सम फाइलम वर्टिब्रेटा, जिनको आप कहते हैं फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और मनुष्य। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। इसमें सबसे अच्छे कौन से होते हैं? मैमल्स। क्या क्या खास बात है? दे हैव मेमाई इन ऑन देयर बॉडी। मेमाई मीन्स ब्रेस्ट ग्लैंड। ब्रेस्ट ग्लैंड से अपने बच्चों को नर्चर कर सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड बर्ड, ये चारों के चारों क्या देते हैं? दे आर एग लेइंग एनिमल्स, ये अंडे देते हैं। मैमल कैसा है? मैमल जो है विविपेरस है। विविपेरस मतलब बच्चे देता है। तो मैमल में तो गाय भी आती है, मैमल में बंदर भी आता है, मैमल में इंसान भी आता है। ठीक है, सबके सब में के पास स्तन है, सब बच्चे देते हैं ये सारे के सारे, और सब में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अलावा मैमल्स में और भी कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि उनके पास हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना होता है, ये भी किसकी खास बात है? मैमल्स की खास बात है। तो मैमल तो सभी हैं, लेकिन मैमल में जो मैमल इंसान, जो ग्रुप इंसानों को बनाएगा वो तो कुछ खास ही होगा, तो कमाल का ग्रुप होगा। ऐसे ग्रुप को मैमल्स में हम कहते हैं प्राइमेट्स। तो पहले तो हम लोग इवोल्यूशन अगर हुआ है इंसानों का तो किससे हुआ है? प्राइमेट्स से हुआ है। प्राइमेट्स का मतलब है फर्स्ट अमंग मैमल्स। मैमल्स में भी सबसे उच्च कोटि के जो मैमल हैं उनको हम प्राइमेट्स कहते हैं। और जब मैं प्राइमेटोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा इसी नंबर में, तब मैं आपको प्राइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। और पेपर 1 में प्राइमेटोलॉजी और प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। खैर,
प्राइमेट्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि हम लोग गाय से अपनी तुलना करें तो गाय वगैरह जो है उनमें आंखें बगल में है और प्राइमेट्स में आंखें सामने की तरफ है, इसलिए विजन कैसा है हमारा, बाइनोकुलर, हम जरा डेप्थ तक देख सकते हैं। प्राइमेट्स के पास कलर विजन होता है। प्राइमेट्स के पास जो हाथ है, जो लोअर हैंड है या नीचे का पैर, उसमें 2 हड्डियां होती हैं। तो ये सारी खास बातें होती हैं, इनके कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, नुकसान तो नहीं, फायदे ज्यादा होते हैं। तो प्राइमेट्स में आपके बहुत सारे जीव आ जाते हैं और उन्हीं सिंपल तरह के प्राइमेट्स में भी कैसे होंगे, सिंपल प्राइमेट होंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, और सबसे लास्ट का प्राइमेट कौन है, दैट इज होमो सेपियंस। तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन सब में सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक सारे के सारे प्राइमेट्स के बारे में बात करना, चाहे वो लीमर हो, लॉरिस हो, टार्सियर्स हो, बड़े सुंदर सुंदर से होते हैं ये लोग। और फिर उसमें आपके चाहे चिंपैंजी हो, और उसी प्राइमेट्स में आपके सारे मंकीज भी आ जाते हैं। मंकी भी हमारे दूर के ही सही लेकिन रिश्तेदार हैं, और करीब के हमारे एप्स हो गए, और फिर हमारी जो होमो सीरीज है वो शुरू हो जाती है। तो बिना प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के पता किए, जो प्राइमेट के कैरेक्टरिस्टिक है वही इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में प्राइमेट्स के बारे में पता किया था। और प्राइमेट्स के बारे में जब हम जानकारी ले पता करते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन। हमें पता करना ना इंसान कैसे पैदा हुआ, तो प्राइमेट्स में हमें पता चलेगा, इसका अध्ययन करेंगे, प्राइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ प्राइमेट इज नोन एज प्राइमेटोलॉजी। तो एक चीज ये हो गई कि इवोल्यूशन में हमें पता करना है प्राइमेटोलॉजी। डार्विन को अगर आप पढ़ेंगे, जो एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि दूसरी चीज इवोल्यूशन करना है, तो इवोल्यूशन के लिए डार्विन को जब पढ़ेंगे, और बहुत सारी थ्योरीज हैं, हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं, और अगर इन थ्योरीज को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक बात पता चलेगी कि जो रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन इज वेरिएशन। रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन इज वेरिएशन। वेरिएशन, everybody varies from each other. I am asking some question from you. आप और आपके कुछ 4 दोस्त, क्या आप सबका ब्लड ग्रुप एक है, आइडेंटिकल? नहीं। क्या आपके डीएनए एक है? नहीं। क्या आपके हेयर्स, बाल एक जैसे? नहीं। क्या आपकी स्किन का कलर और टोन एक जैसा है? नहीं। इसका मतलब आप सब में क्या है, वेरिएशन। फिर आपकी तुलना, आपकी कंपेरिजन में करता हूं, कहां से, एक यूरोपियन से करते हैं। तो यूरोपियंस में तो डिफरेंसेस और भी ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। अगर निग्रोस से करेंगे तो ऐसी स्थिति में डिफरेंसेस और भी ज़्यादा, एस्किमोस से करेंगे, इन्यूट से करेंगे, तो जहाँ भी किसी जैपनीज से करो, चाइनीज से करो, जहाँ भी कहीं देखोगे, आंखें, नाक, कान सब कुछ कैसा है, अलग है। और अगर ये वेरिएशन ना होते इंसानों में, तो ऐसी स्थिति में इंसानों में इवोल्यूशन नहीं होता। बंदरों में अगर वेरिएशन ना होता, एप्स में वेरिएशन ना होता, प्राइमेट्स में ना वेरिएशन होता, तो हमारा इवोल्यूशन नहीं होगा। अगर हमें इवोल्यूशन को पता करना है, तो इवोल्यूशन को पता करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। पहले तो मेंबर जिनमें इवोल्यूशन हुआ था, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमेट्स। जो प्राइमेट जिंदा है उनको तो हम डायरेक्टली देख लेंगे, जो खत्म हो गए, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि निएंडरथल मानो एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसको हम उसका कैसे उसकी स्टडी करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल का स्टडी करेंगे पैलियोंटोलॉजी में, जो जिंदा है उनकी स्टडी कर लेंगे प्राइमेटोलॉजी में। और वेरिएशन, इवोल्यूशन के लिए जरूरी क्या है, वेरिएशन। और वेरिएशन जो होता है, जब भी हम बात करते हैं उसके बारे में, तो वेरिएशन बहुत सारी चीजों में होगा, ब्लड ग्रुप, स्किन वगैरह वगैरह। अगर हम कहें ब्लड ग्रुप है, स्किन कलर है, प्रोटीन है, दुनिया भर की चीजें, डीएनए है, आरएनए, किसी का भी 100% मैच नहीं करता। सब लोग वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, और इसी वजह से पैदा होती हैं रेस। रेस जो है, अलग अलग तरह की वंशावलियां, अलग, जैसे अभी हम लोग हैं, व्हाइट यूरोपियन रेस है, इंडियन रेस है, चाइनीज रेस है, मंगोलाइड है, ऑस्ट्राइड है, अलग अलग तरह की रेस है। रेस बेटा, शब्द बेटा गलत है। रेस जैसी कोई चीज एंथ्रोपोलॉजी अब मानती नहीं। पुराने जमाने की कॉलोनियल माइंडसेट था, तब इसे हम रेस कहा करते थे। बेसिकली ह्यूमंस डोंट हैव एनी रेस, वी हैव ओनली इकोटाइप्स। तो रेस चूंकि अब चला आ रहा है, जब मैं रेस बोलता हूं तो आपकी समझ में आ जाता है कि रेस कैसी क्या चीज होती है। लेकिन इंसानों में रेसेस नहीं होती, इंसानों में केवल इकोटाइप्स होते हैं, ठीक है। वो जो कॉलोनियल माइंडसेट था, उसने ये टर्म को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, लेकिन रेस जैसा ही कुछ कुछ है, रेस जितना खतरनाक नहीं। तो खैर, तो अगर चलिए मैं बात करता हूं, अगर हम वेरिएशन की बात कर ले, अगर हम प्राइमेट्स के बारे में बात कर ले, अगर हम फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स को देख ले, पैलियोंटोलॉजी की बात कर ले, तो क्या इससे हमें 2 चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि इंसान का इमर्जेंस कैसे हुआ, नंबर 1, और इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ, नंबर 2। तो इस वजह से होमो सेपियंस के किस वाले हिस्से को हम डिस्कवर कर लेते हैं, द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो होमो सेपियंस जो है शुरुआत में कहा था, नंबर 1 द ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो इन दोनों 2 ब्रांचेस के द्वारा पैलियोंटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी, वेरिएशन, डिफरेंट टाइप की हेमेटोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, जेनेटिक स्टडीज होती हैं, और रेशियल क्लासिफिकेशंस, ये एंथ्रोपोलॉजी के मेजर हिस्से हैं, जो कि आपको पेपर 1 में मिल जाएंगे, ठीक है।
जब हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल, अब बात करें सोशियो कल्चरल हिस्सा, जो कि ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आता है, जिसको हम लोग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें इसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखे हैं। पहली चीज, क्यों डिवाइड किया उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात करते हैं क्या क्या है। जो हमारा इंसान है, जो जितने भी इंसान है, अब बात कर रहे हैं केवल इंसानों की, जो भी हमारे इंसान है, और होमो सीरीज की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। पहला इंसान था, जैसे कि हम लोग इंसान जैसे जीवों में बात करें, होमो इरेक्टस, आग को इसने कंट्रोल करना सीखा। ध्यान दीजिए, जलाना नहीं सीखा, जलाना बहुत बाद में आया, पहले हमने क्या किया, आग को कंट्रोल करना सीखा। और किसने, जैसे कहीं आग लगी तो उसे क्या है, लकड़ी वगैरह डाल के होमो इरेक्टस क्या करता था, उसको जलाए रखता था, उसे आग जलाना नहीं आता था। तो पहली चीज है होमो इरेक्टस, उसने आग जलाई, कुछ स्पेशल तरह के टूल्स बनाए, फैमिली जैसा स्ट्रक्चर कुछ कुछ वहां पर पैदा होना शुरू हुआ। थोड़ा बहुत समझदार जीव था, किनशिप रिलेशनशिप डेवलप हुई, तो उसने कुछ जो भी टूल्स वगैरह बनाए थे उनके कुछ अवशेष वगैरह मिल जाए तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात पता लगा पाए, कुछ पता चल पाएगा कि अगर उस पर कोई ड्राइंग बनी हुई है, अगर उन टूल्स पे, हालांकि मिली नहीं है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, जैसे नियंडरथल की बात करते हैं, नियंडरथल के पास जो थोड़ा बहुत वो ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे, थोड़ा कलाकृतियाँ बनाते थे, तो जाहिर सी बात है आप एक ऐसा एनिमल मिल रहा है या एक ऐसा जीव मिल रहा होमो सीरीज में जिसको ड्राइंग की आदत है या ड्राइंग का शौक है, वो चित्र बनाता है, वो कपड़े सीता है, तो वो ज़्यादा समझदार होगा, वो ज़्यादा कल्चर्ड होगा। तो इरेक्टस और नियंडरथल में जब हम बात करेंगे तो नियंडरथल ज़्यादा वेल कल्चर्ड होंगे, अच्छे घर बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, जबकि इरेक्टस जो है काफ़ी हद तक, वो इंसान कहना तो बहुत सही नहीं होगा, लेकिन इंसान जैसा जानवर कहेंगे, इंसान से मिलता जुलता जानवर। हालांकि नियंडरथल भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा जब आप इंसानों के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो इंसान या इंसान जैसे ये जो जीव थे, जिन्हें हम लोग इंसान के पूर्वज मानते हैं, तो वो उन जीवों में भी हम देखते हैं कि अगर उनके मटेरियल रिमेन्स के बारे में हम पता कर लें, मटेरियल रिमेन्स माने जो उन्होंने निशान छोड़े हैं, जो अपने हथियार छोड़े हैं, कपड़े के अगर कोई अवशेष मिल जाए, कोई सुई धागे का टुकड़ा मिल जाए, कोई औजार मिल जाता, तो उससे हम उनके बारे में, उसके जीवन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे नियंडरथल की मेरे को याद आ रही है, नियंडरथल का एक फॉसिल मिला था, और उसमें जो नियंडरथल था उसकी जो मेल करीब 35 साल का नियंडरथल का फॉसिल था, और इसमें एक खास बात दिखाई पड़ी, इस आदमी के पैर की हड्डी टूट गई थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसकी मौत, और उस जमाने में, इतना पुराना जमाना था, उस वक्त अगर किसी के पैर की हड्डी जंगल में टूट जाए और रिपेयर करने का कोई तरीका ना हो, और जैसे कि आज की तारीख में इतनी एडवांस मेडिसिन वगैरह, तब तो कुछ नहीं रहा होगा, हड्डी टूट जाने का मतलब आप भूख भूख से मर जाएंगे। क्यों भूख से मर जाएंगे, कैसे अपना खाना ढूंढोगे। तो उस नियंडरथल के फॉसिल में एक खास बात दिखाई कि उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, लेकिन उसमें हीलिंग के पूरे लक्षण दिखाई पड़े, कि वो पूरी की पूरी हड्डी जो है ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम 2 3 4 महीने में पूरी तरह से हील की, घाव भर गया, और घाव के भरने के बाद जो है उसके पश्चात जो है वो ठीक ढंग से अपनी जीवन जिया, और उसे अर्थराइटिस कब होता है, बुढ़ापे में होता है, तो अर्थराइटिस के लक्षण उसमें दिखाई पड़े, यानी कि उसके बाद भी, उस चोट लगने के बाद भी, उस फ्रैक्चर होने के बाद भी वो कई सालों तक जिंदा रहा। कैसे रहा होगा, उस पूरे पीरियड में 2 4 6 महीने 7 महीने जितना टाइम उसको हीलिंग लगा होगा, कैसे उसको खाना मिला होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली के मेंबर्स ने उसकी टेक केयर की। और जैसे ही आप एक मेंबर दूसरे मेंबर की टेक केयर करना शुरू करता, तो ये कल्चर के प्रमाण है, ये दिखाई पड़ता कि नियंडरथल सेंसिटिव थे, वो एक दूसरे के बारे में बात करते थे, सोचते थे, ऐसा नहीं कि उनके अंदर पूरी तरह से जानवरों जैसे लक्षण हैं। तो हमने फॉसिल से पता कर लिया, ऐसे नियंडरथल की ड्राइंग्स हैं, ऐसे उन्होंने कार्विंग्स बनाई हैं, तो इससे हमें पता चलता कि नियंडरथल जानवर जैसा जीव नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहा होगा, और उसके अंदर भी सेंसेस होंगी। जब अपने बच्चे को अगर वो दफना रहा है मरने के बाद, तो उसके साथ वो फूल रख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर सेंसेस हैं, वो उसके अंदर सेंसिटिविटी, उसके अंदर आफ्टर लाइफ, मरने के बाद जो दूसरा जीवन है अपने बेटे के लिए या अपने साथी के लिए, उसके लिए उसके अंदर एक बात है कि हाँ, इसको जब जीवित रहते भी इन चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मरने के बाद भी इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये बहुत बड़ी बात है। कल्चर का जो बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा कि कल्चर का शुरुआत कब हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कल्चर की शुरुआत के बारे में बात करते हैं कि कल्चर का पहला साइन तब मिलता है जब एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव
दूसरे जीव के बारे में सोचना शुरू करता है, तभी से कल्चर की शुरुआत होना, वास्तव में शुरुआत होना शुरू है। जब तक आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं तो वो रियल कल्चर एक तरह से हम नहीं कह सकते, वो मेटलिस्टिक टाइप का कल्चर है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोचना शुरू करता तो वहाँ से, और ये निएंडरथल और इरेक्टस के टाइम से ही होना शुरू हो गया। ठीक है, इस पर विवाद हो सकता है कि कल्चर तो होमो हैबिलिस से शुरू हुआ था, लेकिन हाँ, अगर हम रियल कल्चर की बात करें जिसमें या हम इंसानियत की बात करें, इंसानियत जैसे लक्षण जो है इन जीवों में दिखाई देना शुरू हो गए। नहीं तो जंगल का तो कानून है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है उसको ही सर्वाइव करने को दिया जाएगा। नहीं तो अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो शेरनी अपने बच्चे को भी मार देती है, क्योंकि वो सर्वाइव करने के लिए फिट नहीं है, जबकि इंसान ऐसा नहीं करता। खैर, तो ये सारी की सारी बातें हैं कि हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की और सोशल पर्सपेक्टिव की। तो अगर हमें पुराने ज़माने में इंसानों के बारे में पता करना हो और अगर हमें उनके मिल जाए क्या, मटेरियल रिमेन्स, जो भी मैं बातें कर रहा था, टूल्स वगैरह के बारे में पता चल जाए, कुछ टूल्स वगैरह, हथियार वगैरह मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उनका मटेरियल हो जिसको हमने कहीं से कलेक्ट किया हो या कहीं से एक्सकेवेट किया हो। एक्सकेवेट का मतलब खुदाई किया, जैसे अपने इंडिया में आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन था, एक्सकेवेशन हुआ। जैसे निएंडरथल का एक्सकेवेशन जो है निएंडर वैली है, निएंडर वैली इन जर्मनी, वैली को वहाँ पे TAL टाल कहते हैं, तो इसलिए निएंडरथल का एक्सकेवेशन किया। तो बाई एक्सकेवेशन या बाई कलेक्शन आप अगर मटेरियल रिमेन्स के बारे में पता कर पाए तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। क्योंकि जो हम बात करते हैं हिस्ट्री की, पुराने लोगों के बारे में पता करना है तो किससे बात करेंगे, कहाँ से पता करेंगे, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पर है, किस पे डिपेंडेंट है, रिटन रिकॉर्ड्स पे या स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है। जब तक लिखाई पढ़ाई का काम हो रहा है तब तक हिस्ट्री काम करती है, और जब लिखना पढ़ना लोगों को नहीं आता है या पहले की ज़रूरत नहीं थी, तब हिस्ट्री जो है अपने हाथ खड़े कर लेती, भाई अब हमारे बस की बात नहीं, अब आप लोग अपना देख लो। तो जहाँ पे हिस्ट्री ख़त्म होती है वहाँ से एंथ्रोपोलॉजी शुरू होती है। और इसलिए जब रिटन रिकॉर्ड जो है मोटा मोटा अगर हम कहें तो केवल 5000 साल पुराने रिटन रिकॉर्ड ही मौजूद हैं, जिसको स्क्रिप्ट हम कहते हैं। लेखनी जो मैं लिख रहा हूं, इस तरह की चीजें, यानी कि कुछ अक्षर, कुछ संकेत, कुछ सिंबल्स और उनके अंदर छुपा हुआ मीनिंग, इसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ताकि उन सिंबल्स को अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में सेट कर दिया जाए, जिसको हम ग्रामर कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो इस स्क्रिप्ट का जानकार है उसको पढ़कर, उसको डिकोड करके उससे मीनिंगफुल उसका अर्थ जो है वो निकाल सकता है। तो स्क्रिप्ट केवल 5000 साल तक है, यानी कि हिस्ट्री की हैसियत, इतिहास की हैसियत पिछले 5000 सालों में खत्म हो जाती, जबकि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ वो 3 लाख साल के आसपास हो रहा है, तो हमारे जैसे जीवों का इवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मात्र 5000 से तो काम चलना नहीं, तो इसका मतलब पुराना जो पीछे का जो 3 लाख से के आसपास का इवोल्यूशन वो कैसे पता करोगे? उसको पता करने का तरीका है बाई मटेरियल रिमेन। तो मटेरियल रिमेन के जरिए जो है हम इनका पता करेंगे। और कैसे पता करेंगे? हम इसका पता करेंगे एक स्पेशल तरह की ब्रांच से, और उस ब्रांच को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज आर्कियोलॉजी। ओके, तो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कल्चरल पार्ट ऑफ, सोशियो कल्चरल पार्ट ऑफ ह्यूमंस बाय विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिमेन्स। अब मटेरियल रिमेन्स के लिए जो है आपको एक्सकेवेशन करके निकालिए, या उनको कहां से, कहीं से पिकअप कर लीजिए और उसकी स्टडी करके आप उनके बारे में पता लगा लीजिए। ये तरीका है आर्कियोलॉजी। अल्टीमेट एम क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमंस, चाहे आज का हो चाहे वो पुराना हो। दूसरी बात है कि इंसानों के बारे में बात करनी हो तो उसके बारे में अगर हमें पता चल जाए उनकी, इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, अगर हमें लैंग्वेज, भाषा के बारे में पता चला कि भाषा में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि कोई भाषा, जैसे मैं बात इस वक्त आपसे बोल रहा हूं, इस वक्त मैं अगले जो 2-3 सेंटेंस बोलने वाला हूं उन पे ध्यान दीजिएगा। जो भी मैं बात बोलने वाला हूं वो हिंदी भाषा की खड़ी बोली है। अब खड़ी बोली जो है, अगर अब इससे पूछेंगे कि हिंदी की खड़ी बोली है, खड़ी बोली कहा जाता है, स्क्रिप्ट हमारी देवनागरी है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम कहेंगे इसका निर्माण पाली से, प्राकृतिक से, अपभ्रंश से, ये पुरानी भाषाएं थी। और पीछे करते 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 जब अल्टीमेट मदर पे पहुंचेंगे हिंदी की, तो कौन सी मिलेगी? संस्कृत मिलेगी। तो हिंदी ऐसे नहीं पैदा हो गई। हिंदी जो है पुरानी भाषाएं जो, उनमें परिवर्तन हुआ, चेंजेस ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे बायोलॉजी, जैसे जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिकल कंडीशन सारी की सारी चेंज होती रही, वैसे वैसे लैंग्वेज भी क्या होती है? चेंज होती है। तो जब हम बात
बात करते हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में कई सारे पैरामीटर्स के बारे में हमें बात करनी पड़ती है। पहली चीज है कि हिस्टोरिकली लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। पूरे की पूरी अगर हम हिंदी की बात करते हैं या इंग्लिश की ही बात करते हैं तो हिस्ट्री में लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, तो इसको हम कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैसे हुआ, है नी, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है यानी कि आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरह से जब लैंग्वेज की हम हिस्ट्री को, कैसे ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। ठीक है, और ये एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच जिसमें लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं वो हो जाएगी आपकी लिंग्विस्टिक्स। तो पहली आपकी ब्रांच हो गई पैलिएंटोलॉजी, दूसरी हो गई प्राइमेटोलॉजी, तीसरी हो गई जिसमें बात करते हैं वेरिएशंस वगैरह के बारे में, चौथी हो गई आर्कियोलॉजी, पांचवी आ गई लिंग्विस्टिक। लेकिन अगर मेजर ब्रांचेस के बारे में बात करें तो केवल दो हैं, बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक, अगर आप हिस्ट्री में लैंग्वेज का निर्माण कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की। दूसरी चीज है कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से मैच नहीं करती। हिंदी में वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग तरह से लगाए जाते हैं, इंग्लिश में उन दोनों का क्रम कैसा होता है, सीक्वेंस चेंज होता है। तो जब भी हम बात करते हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में आपस में तुलना करते हैं तो ऐसी लैंग्वेज को हम स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कहते हैं। अब मन में सवाल आ रहा होगा हिंदी इंग्लिश से क्या फायदा है एंथ्रो वालों का, लेकिन ध्यान दीजिए जब दो हम सिंपल सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हो, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे होंगे और कुछ भी अता पता नहीं है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि उनके जो है डीएनए को चेक कर लो, तब पता चलेगा। अगर डीएनए सेम है तो ऐसे स्थिति में हम पता कर सकते हैं कि दोनों काफी हद तक सेम मैच एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हों, क्लोज एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, या फिर दोनों की लैंग्वेज कैसी हो, सेम हो। तो अगर लैंग्वेज अगर सेम है तो जाहिर सी बात है उनमें कोई ना कोई, अभी नहीं तो 1000 2000 10,000 साल पहले क्या होगा, काफी ज्यादा क्लोजनेस होगी। जिस ग्रुप से वो लोग दोनों ग्रुप्स बने वो एक ही ग्रुप रहा होगा। तो जैसे हिंदी में माता कहते हैं, फिर इंग्लिश में मदर कहते हैं, वैसे ही अदर लैंग्वेज में मैटर बोल देते हैं। तो मैटर, मदर और माता कैसे हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए पिता, फादर, पैटर कैसे शब्द हो गए, मिलते जुलते, इसीलिए इन लैंग्वेजेस को हम लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो कभी न कभी एक ही कबीले के, एक ही ग्रुप के सदस्य रहे होंगे जो कि अलग अलग एरियाज में फैल गए होंगे। इसके लिए आपको डीएनए स्टडी करने की जरूरत नहीं है, केवल लैंग्वेज में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी और उसके स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन की एनालिसिस अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर ले तो इवोल्यूशन के बहुत सारी चीज़ों को, या जो हमारा जो डिस्पर्जल हुआ है वर्ल्ड में, उसको डिकोड करना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं होगा। तो दूसरी जो हमारा सेक्शन होता है लिंग्विस्टिक का ही, दैट इज स्ट्रक्चरल और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। तो हमने सीखा कि जो दूसरी ब्रांच है वो है, पहली हो गई आपकी पैलिएंटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी, आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक। अब आते हैं तीसरी चीज होती है कि लैंग्वेज जो होती है अलग अलग सोसाइटीज में लैंग्वेज के सोशल, जो हम कहते हैं सोशल यूज करने का रूल्स अलग होते हैं। लैंग्वेज को रूल, एक ही वर्ड को, एक ही चीज मीनिंग के लिए लैंग्वेज को यूज करने के वर्ड तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने प्रिंसिपल साहब से पूछेंगे कि आप पूछना चाहते हैं, उनका हालचाल पूछना चाहते हैं, देन यू आर गोइंग टू आस्क सर हाउ आर यू, सर आप कैसे हैं। और अगर अपने दोस्त से पूछना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे और दोस्त कैसे हो, हे फ्रेंड हाउ आर यू। ठीक है, तो दोनों के टोन और दोनों का पूछने का तरीका क्या है, आप एक ही चीज दोनों से पूछ रहे हैं, दोनों का हालचाल ही पूछ रहे हैं। लेकिन सर से अगर आप अपने बड़े से सीनियर से पूछते हैं तो आपके पूछने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। एक ही चीज है, अर्थ एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, आप दोनों की हेल्थ के बारे में, कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, लेकिन बात करने के तरीके कैसे होते हैं, बदल जाते हैं। और इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो होता है, उसको हम कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो यानी कि एंथ्रो की, ये तो पेंडोरा बॉक्स ओपन होता जा रहा है कि कितनी सारी ब्रांचेस हैं। पहला है हमारी ब्रांचेस, बायोलॉजिकल को तो अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सोशियो कल्चरल में हमारे दो मेन ब्रांचेस दिखाई पड़ती हैं। पहली है आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ
different types of cultures, societies, ancient peoples, etc. with the help of their material remains is known as archaeology. The study of cultures, peoples, etc. with the help of language is known as the linguistics. And the third one, ये सारी की सारी पुरानी सोसाइटीज के बारे में, और अब एकदम ब्रांड न्यू सोसाइटीज जो आज की तारीख में, जो इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में अलग अलग तरह की ट्राइब्स हैं, उनका जब हम एनालिसिस करने जाएंगे तो हमें लाइव एकदम जिंदा लोग मिलेंगे, और उनके बारे में अगर हमें पता करना हो तो हमें उनका मटेरियल एक्सकेवेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में हमें क्या करना है कि सीधे जाना, उनकी एनालिसिस करना, उनका अध्ययन करना शुरू करना है, स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी जो अभी अभी क्लोज एकदम लाइव पॉपुलेशन है, कैसी पॉपुलेशन है जो कि अभी अभी ताजा ताजा पृथ्वी पर बनी हुई है या कुछ समय पहले तक थी, इनकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो वो स्टडी होती है एंथ्रोपोलॉजी की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है और पेपर 2 पूरा का पूरा इस पे है, जिसको हम कहते हैं एथनोलॉजी। ये तीसरी ब्रांचेस हैं, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 और ब्रांच नंबर 3। यानी सोशियो कल्चरल जो पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का, या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम कहते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज नोन एज द आर्कियोलॉजी, which study the past society with the help of material remains. The second is known as the linguistic, which study the present and past societies with the help of language. And the third one is known as the ethnology, and ethnology studies the present society, present simple kind of society with the help of different kind of methods. अब वो different तरह के methods क्या होंगे उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो एथनोलॉजी, तो हम लोग एथनोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब एथनोलॉजी में 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि आप जो है वहां चले जाइए और वहां पे जाके रिसर्च करिए, लोगों के साथ रहिए, उनके साथ बातचीत करिए और उस ट्राइब के बारे में बहुत सारी बातें पता करिए विद द हेल्प ऑफ फील्ड। इसको हम कहते हैं फील्ड वर्क। एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप सिलेबस उठाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा फील्ड वर्क स्टडीज, क्वेश्चनर होता है, सर्वे होता है, शेड्यूल होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, और पार्टिसिपेंट मेथड होता है। तो इस तरह से आप जाएंगे, लोगों के साथ मिलजुल के रहेंगे, उनकी भाषा सीखेंगे, वो जो अच्छा और बुरा कर रहे हैं उस सबको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है आप जो है अपनी रिपोर्ट लेकर आएंगे और उस ट्राइब के बारे में सही सही बातें बताएंगे। तो ऐसे लोगों को हम एथनोग्राफर कहते हैं। ये फील्ड वर्क स्टडीज के द्वारा जो है प्रेजेंट ट्राइब्स के बारे में हमें रिपोर्ट देते हैं। इस चीज को हम कहते हैं फील्ड वर्क। दूसरा जो है, जो पास्ट ट्राइब्स हैं वो कहीं जाते वाते नहीं, वो लोग आरामदायक, वो पहले काम होता था ये सब। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई पुराना ट्रैवलर है, एक ट्रैवलर था मार्को पोलो, अब इंडिया की तरफ आया, चाइना की तरफ गया, मार्को पोलो की डायरी ले ली, उसमें पढ़ लिया कि हाँ चाइनीज लोग कैसे होते हैं। इब्ने बतूता इंडिया आया तो इब्ने बतूता के मेमोयर्स ले लिए और उसको पढ़ के उन्होंने लिखा हाँ इंडिया के लोग ऐसे होते, कहीं जाते वाते नहीं, वो आराम से जो है डायरी वगैरह है, ट्रैवलर्स हैं, मिशनरीज हैं, धर्म के प्रचारक वगैरह जो अलग अलग देशों में जाते हैं, उनके जो मेमोयर्स हैं, डायरीज हैं, जो उनके रिकॉर्ड बुक है, उनको अपने टेबल पे बुला लेते हैं, रख लेते हैं, उसको बढ़िया से बैठ के पढ़ते रहते हैं, उसी में से अंदाजा लगाते रहते कि XYZ सोसाइटी के लोग ऐसे होंगे और ABC सोसाइटी के लोग ऐसे होते हैं। इनको हम आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते थे। और ऐसे लोगों को हम ये भी लेकिन हेल्प ही करते थे, इनको हम एथनो हिस्टोरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनो हिस्टोरियन। तो ये एथनो हिस्टोरियन की खास बात है, ये फील्ड वर्क नहीं करते, खुद से काम नहीं करते। जो लोग दूसरे घूमने गए थे या किसी काम से गए थे, उनसे जो सेकेंडरी जो सोर्स होते हैं उनके द्वारा जो है ये पता लगाते किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, इतनी तरह की ब्रांचेस जो हैं वो आपकी एंथ्रोपोलॉजी में डेवलप होती हैं। अगर इसको हम फिर से डिटेल करें तो आपको मैं बताऊंगा, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। वन इज नोन एज द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, द सेकेंड इज नोन एज द, यू कैन से, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस, एंड सेकेंड वन इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, अच्छा इसको थोड़ा हटाई दें, इसको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को एक ही सेक्शन में रखते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज नोन एज द, फर्स्ट वन इज नोन एज द
आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ मटेरियल एलिमेंट, लिंग्विस्टिक्स, study of human society and culture with the help of language, and the third one is known as the important one for the your paper 2, ethnology, ethnographer and ethnohistorians. ये है आपकी एंथ्रोपोलॉजी की टोटल सिलेबस जो कि आपके एम्बर एंड एम्बर के चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ छुपा हुआ है। इसको कई बार पढ़ोगे तब जाकर ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको ऐसे आसानी से पढ़ना चाहे तो आसानी से इस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो यहां से हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, होमो सैपियंस कैसे पैदा हुआ, इमरजेंस कैसे हुआ और कैसे उसका इवोल्यूशन होगा, दैट इज अ पैलिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल, याद रखना। और दूसरा क्या हो गया, दैट इज वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन वगैरह और रेसेस वगैरह के बारे में। दूसरा है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक 3 तरह की, एथनोलॉजी 3 तरह की। तो 4 मेजर ब्रांचेस हो गई किसकी, एंथ्रोपोलॉजी। अब इससे फायदा क्या, इतना सब इंसान की स्टडी कर ली, इससे फायदा क्या, बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम इंसानों के बारे में पता लगा पाए तो उसके बहुत सारे, साइकोलॉजी में फायदा है। दूसरी चीज है, हम लोग कहते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें एक और ब्रांच है जो कि हम कहते हैं छुपी हुई ब्रांच है, और इस ब्रांच को हम कहते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। कौन सी एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। भाई बायोलॉजी में जो ब्लड ग्रुप वगैरह हमने पढ़ा था, जो डीएनए आरएनए पढ़ा था, उसका यूज किसी की बीमारी का इलाज करने में कर देंगे तो क्या हो गया, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अगर हमें हेलमेट बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, इंसान के सिर की नापजोक सही होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमेट्री। हवाई जहाज जो इतने बनते हैं, जो कार बनते हैं, उनके कॉकपिट्स का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे बनाएंगे, जब तक बॉडी का मेजरमेंट ही सही नहीं आ रहा तब तक कैसे बनाएंगे। नाइकी अपने जूते कैसे बनाएगा, तो किससे बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। तो इस तरह से जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका बहुत अलग अलग जगहों पर यूज होता है, डायरेक्ट यूज होता है और इनडायरेक्ट यूज होता है, और जो इसमें सारी की सारी ब्रांचेस यूज हो जाती हैं। और इस नई ब्रांच को हम लोग क्या कह देते हैं, जो कि इसकी 5वीं ब्रांच है, इसका नाम हो जाएगा अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब मेरा आपसे सवाल, क्या एंथ्रोपोलॉजी इंसान की टोटलिटी में स्टडी कर रही है, क्या उसके बायोलॉजिकल पार्ट को भी और उसकी जिंदगी को, दोनों को खंगाल रही है, तो जवाब है हाँ, खंगाल रही है। क्या केवल प्रेजेंट जो इस वक्त दुनिया में मौजूद इंसान केवल उनके बारे में बता रही है, कि वो पास्ट के थे, प्रेजेंट के थे, दोनों के बारे में बात कर रही है, तो जवाब है हाँ साहब, इनके बारे में भी बात कर रही है। तो इसका मतलब पूरा का टोटलिटी में हमारा स्टडी हो रही है। तो हम बात करते हैं हाँ, टोटलिटी में स्टडी हो रही है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी की जो अप्रोच होती है उस अप्रोच को हम होलिस्टिक, कौन सी अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। होलिस्टिक का मतलब पूरा का पूरा इंसान ए से लेकर जेड तक पूरा स्टडी कर लिया, उसका बायोलॉजिकल पार्ट भी स्टडी कर लिया, सोशल पार्ट भी स्टडी कर लिया और कल्चरल पार्ट भी स्टडी किया, कुछ नहीं छोड़ा, सारा का सारा इंसान की स्टडी हो गई। और इसीलिए इसको हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। इस तरह के अप्रोच का नाम होगा, दैट इज नोन एज होलिस्टिक अप्रोच। तो एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक साइंस है, इंसान का 360 डिग्री सर्वे कर देती है, ठीक है। अब तो देख ले, तो हम लोगों को फिर से जल्दी से बायोलॉजिकल, कल्चरल, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक और एथनोलॉजी। एथनोलॉजी में अभी जो ट्राइबल्स हैं, जैसे कि हमारे सेंटलीज हैं, जारवाज हैं, तो इनकी सबका स्टडी करनी है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो 2 तरह से अगर आप जाके स्टडी करते हैं फील्ड वर्क, तो एथनोग्राफर, और यहीं मंगा के किसी से मंगा के पूछ लेते कैसे हैं वो लोग, तो आप हो गए एथनो हिस्टोरियन, ठीक है। तो आगे चलें, अब एंथ्रो में नेक्स्ट चीज जरा सा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का जब सिलेबस को बात करेंगे तो देखिए, मीनिंग स्कोप जो हम लोगों ने आज पढ़ ही लिया, ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोग बात करते हैं, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो एम्बर एंड एम्बर में बाद में चीज आएंगी। मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कौन कौन सी होंगी, सोशियो कल्चरल हो गई, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होगी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक। याद रखिएगा, आपने अभी ये ब्रांचेस पढ़ी नहीं, आपने बस इंट्रोडक्शन लिया है, चैप्टर 1 ही है एम्बर एंड एम्बर का, पूरी की पूरी एम्बर एंड एम्बर नहीं पढ़ी है, और वो भी पढ़ लेंगे तो पूरी एंथ्रो भी बची हुई है। तो ये चारों की चारों ब्रांचेस हो गई। फिर हम बात करते हैं, इसको मैंने डिवाइड कर रखा है हिसाब से, यानी कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो बड़ा ही आगे पीछे है।
मैंने इन सिलेबस को अलग अलग हिसाब से, सोशल हिस्सा एक तरफ, बायोलॉजिकल हिस्सा एक तरफ, और कल्चरल वाला हिस्सा जो इंडियन ट्राइब्स है उनको एक तरफ कर रखा है। तो हाँ, तो देखिए सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप जाते हैं तो नेचर ऑफ कल्चर, देखिए नेचर ऑफ कल्चर कहाँ पे आप पढ़ेंगे, सोचते चलिएगा। नेचर ऑफ कल्चर आप कहाँ पढ़ेंगे? नेचर ऑफ कल्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, सिविलाइजेशन, नेचर ऑफ सोसाइटी, मैरिज, फैमिली। तो मन में सवाल आएगा, तो ये तो अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, ये तो उस वाले हिस्से में आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है किनशिप, सोशियो कल्चरल में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये सब की सब चीजें कहाँ थे? देखो यहाँ शब्द आ गया, लैंग्वेज की स्टडी करनी है, कम्युनिकेशन की स्टडी करनी है, कहाँ चलेंगे? सोशियो कल्चर वाले पार्ट में चलेंगे, वहां पे इनकी स्टडी होगी। ठीक है, तो सर ये तो समझ में आ गया कि ये सारी चीजें जो आपने पढ़ाई अभी चारों के चारों ब्रांचेस, वो तो पहले पेपर में सब जगह दिखाई पड़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो फिर हमें मिलेंगी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का मतलब क्या? अब इतना सब कुछ हुआ है तो लोगों ने पूछा होगा ना, किसी ने पूछा कि भाई एंथ्रोपोलॉजी में इंसानों का इमर्जेंस कैसे हुआ, कल्चर का इमर्जेंस कैसे हुआ। तो जो हमारे बड़े बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ अपने विचार रखे, थॉट्स रखे कि इस तरह से इंसानों में कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। तो उसके लिए अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इस तरह की मल्टीपल आपको थ्योरी मिलेगी जो कि आपके किस सेक्शन में आ जाएगी? एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। फिर मैंने कहा था फील्ड वर्क, याद करिएगा। एथनोलॉजी को मैं बार बार कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, बहुत एरिया है। और एथनोलॉजी में हम लोगों ने कहा था दो हिस्से होते हैं, एक एथनोग्राफर होता है और दूसरा एथनो हिस्टोरियन होता है। एथनोग्राफर करता है फील्ड वर्क, पूरी की पूरी यूनिट दे रखी है यहाँ पे, कौन सा? रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी, फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निक, मेथड एंड मेथोडोलॉजी। ये सारी की सारी की चीजें कहाँ आ रही हैं? तो लग रहा कि हाँ ये तो अभी अभी बात ही करके आ रहे थे, ये तो किस में आ जाएगी? सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है, कौन सा वाला? एथनोलॉजी वाला हिस्सा, उसमें आ जाएगा। तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब आते हैं बायोलॉजिकल पार्ट में। तो बायोलॉजिकल पार्ट में जब देखेंगे तो देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। अरे ये तो याद आने लगा कि अभी अभी हम लोग जो बायोलॉजिकल पार्ट में सर बता रहे थे कि इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन कैसे हुआ और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में तो ये पूरा का पूरा आ गया। क्या मैंने प्राइमेट्स का नाम लिया था? तो जी हाँ, प्राइमेट्स का नाम लिया था, इसका मतलब यहाँ प्राइमेट्स के बारे में बात हो रही है। फिर जो हम लोग बात कर रहे थे सबसे सिंपल वाला ऑस्ट्रेलियोपिथेसिन, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से लेकर के कुछ नाम लिए थे होमो इरेक्टस के, कुछ नाम लिए थे निएंडरथल के, कुछ नाम लिया था होमो सेपियंस का, कुछ नाम लिया था मैंने क्रो-मैग्नन के। और ये भी कहा था सारे नाम नहीं लिया, 2 4 5 ही नाम लिए, बाकी के बच्चे हुए। तो ये सारे के सारे लाइन से आपके सामने वो सारे नाम आ गए। तो यानी कि इनके बारे में स्टडी करना है। किस सेक्शन में स्टडी करना बेटा? बायोलॉजिकल में कि सोशियो कल्चरल में? तो जवाब आता है सर बायोलॉजिकल वाले में स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल में। प्राइमेटोलॉजी में कहाँ स्टडी करेंगे? तो प्राइमेटोलॉजी वाला जो हिस्सा था उसमें प्राइमेट्स के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग करेंगे, ये हो गया हमारा प्राइमेटोलॉजी और ये हो गया इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा से यार तैयार हो रहा है। फिर इसमें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, डीएनए आरएनए की हम लोग बात करते हैं, वो सारा का सारा गया। जेनेटिक्स में जितनी भी जेनेटिक्स होती है, डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह, वो सारी आ जाती है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडल्स के रूल उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ लीथल जीन्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। कुछ जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन वगैरह के बारे में बात होती है, कोप रूल्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, वो भी सारे के सारे आ जाते हैं। कजन मैरिजेस आ जाती है, सीएम कॉन्सिग्यूनस मैरिज आती है। हम लोग कहते हैं ना कुछ सारे, बहुत सारे रिलीजन ऐसे जिसमें अपने कजन से मैरिज हो जाती है, उसके फायदे और नुकसान क्या है उसके बारे में बात कर लेते। फिर क्रोमोसोम में सिंड्रोम्स वगैरह। अच्छा बताओ ये कौन सा पार्ट चल रहा है अभी? ये बायोलॉजिकल पार्ट चल रहा है। रेस के बारे में मैंने बोला था, रेस देखिए आ गई। फिर उसके बाद मैंने कहा था ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में, तो वो एज, सेक्स और ब्लड ग्रुप वाले वाले हिस्से में आ गया, ये भी बायोलॉजिकल पार्ट आ जाए। फिर हमारे अलग अलग इंसान अलग अलग तरह से उनके ऊपर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो ठंड का, गर्मी का, अलग अलग एरियाज का असर इंसानों पर अलग अलग होता है। जैसे एस्किमोस के हाथ छोटे होते हैं और उनका सीना जो है, सीने वाला हिस्सा जो ट्रंक वाला हिस्सा वो बड़ा होता है। उसका उल्टा जो आपके निग्रोज होते हैं उनमें ट्रंक छोटी होती है और हाथ पैर बड़े होते हैं। उसका रीजन क्या है वो यहां पे बात कर लेंगे। फिर डिजीजेज होती है, जब जैसे अभी कोविड आया था, उस तरह से अलग अलग तरह की डिजीजेज हैं, चाहे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, उनके बारे में बात कर लेंगे। फिर आ जाते हैं रिलेवेंस ऑफ मीनार्च एंड मीनोपॉज। तो ये महिलाओं में होने वाली स्थितियां हैं। मीनार्च मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ प्यूबर्टी के हिसाब से बात करेंगे। और मीनोपॉज क्या है? जब जो है इसका टर्मिनेशन हो जाएगा पीरियड्स का, तो उसको हम मीनोपॉज कहेंगे। फिर डेमोग्राफिक थ्योरीज, बायोलॉजी
बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। तो फिकेंडिटी, फर्टिलिटी, नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी, ये क्या चीज होती है? ये सारा का सारा बायोलॉजिकल हिस्सा है। लेकिन ये एकदम विश्वास रखिए, ये हिस्सा जितना भी इस पन्ने पर है वो सारा हिस्सा बहुत सरल है, वेरी इजी। इस वाले पन्ने पर केवल और केवल ये वाला हिस्सा, इतना सा हिस्सा जो है कुछ लोगों के सिर में हल्का सा दर्द देता है, वो भी आसानी से मैनेजेबल है। पूरी एंथ्रोपोलॉजी में हम कहें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको पढ़ने से बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। तो इट इज अ वेरी मैनेजेबल एरिया, इसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। फिर चलते हैं आगे, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो मैंने बताया था अभी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है। फिर पेपर 2 में फिर से आ जाता है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक। जो अभी हम इंडियन के बारे में बात करेंगे तो जो हमारे कल्चर्स वगैरह हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। फिर इवोल्यूशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर, ये तो यार हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं हम लोग, इसमें कौन सी नई बात है। इंडियन सोशियोलॉजी में धर्म अर्थ काम मोक्ष, शायद आपने सुना होगा, वैसे आश्रम भी पढ़े हैं तो हमें पढ़ते हैं वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, कर्म, ऋण और रिबर्थ। जो इंडियन अगर हम सोसाइटी की बात करें, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात करें, तो ये कितने ऋण होते हैं, रिबर्थ या पुनर्जन्म कैसे होता है, सिंपल सी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ रखी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पूछता है। कास्ट सिस्टम, कास्ट के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, एसए में भी कास्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। सोशियो कल्चरल जो जीएस का सेक्शन है वहां भी पूछा जाता है। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड नेचर, ये बेसिकली जो है आपके गांव वगैरह में या ट्राइबल विलेजेस में दिखाई पड़ेंगे। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी का इंडियन सोसाइटी पर असर, क्या हिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा है? जी हाँ पढ़ा है, ये कॉपी एंड पेस्ट लग रहा है। इंडियन विलेजेस, इंडियन विलेज की स्टडी करनी है। एथनो आर्कियोलॉजी, अभी मैंने कहा था एथनो आर्कियोलॉजी, एथनोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर में आता है। फिर आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा, उसके बारे में बात करते हैं। फिर इंडिजिनस एंड एक्सोजिनस प्रोसेस, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लगता है कि ऐसे ही चल रहा है पूरा का पूरा जीएस में जो ऐसे वाला सेक्शन है वो पूरा का पूरा एंथ्रोपोलॉजी का सेकंड पेपर चल रहा है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, इस पे बड़ा सारा झमेला चलता है कि जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज कैसी, संविधान ने उनको स्पेशल स्टेटस भी दे रखा है कि चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो चाहे वो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी हो, तो उसका वो भी हमारा पढ़ा लिखा ही है। सेकंड पेपर तो लगभग पढ़ा है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं जो पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, पूरा पेपर ही देख लेते हैं। फिर आ जाता है आपका ट्राइबल इंडिया। ट्राइबल इंडिया में ट्राइबल सिचुएशन, ट्राइब्स कौन है, उनकी प्रॉब्लम क्या, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कैसे, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, उनमें सोशल चेंज कैसे होता है, मॉडर्न सोसाइटी के संपर्क में आने, एथनिसिटी की कॉन्सेप्ट क्या है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी का ट्राइबल्स के ऊपर क्या असर हुआ, ट्राइबल और नेशन स्टेट्स जो हमारा भारत देश है उनके साथ उसका क्या संबंध रहेगा, हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश के कैसे ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन किया ट्राइबल एरिया का, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, इसके बारे में भी एंथ्रोपोलॉजी बताती है। फर्स्ट पेपर लगता है बहुत ज्यादा हैवी लोडेड है, किसके द्वारा, बायोलॉजी के द्वारा, और सेकंड पेपर कैसे हैवी लोडेड है, सेकंड पेपर अगर हम बात करें तो हैवी लोडेड है किसमें, वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से वो हैवी लोडेड है। तो एंथ्रोपोलॉजी, चलिए रैपिड रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में हमने एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस भी डिस्कस किया, जल्दी ही सही लेकिन डिस्कस किया, और लगता है कि जो एंथ्रोपोलॉजी की जो हमारी 2 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजिकल और सोशल, पेपर 1 और पेपर 2 इसी इन दोनों में बटे हुए हैं। पेपर 1 हैवी लोडेड है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से, और पेपर 2 जो है वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से हैवी लोडेड है। तो एथनोलॉजी हो गई, लिंग्विस्टिक्स हो गई, आर्कियोलॉजी हो गई, यही सारी चीजें जो है एंथ्रोपोलॉजी के दोनों पेपर में बिखरी हुई हैं। बेसिकली हम पढ़ी कौन सा है ऑप्शनल, यूपीएससी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, और जो ऑप्शनल हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारी समझ काफी गहरी होनी चाहिए। सतही या हल्का फुल्का समझने से काम नहीं चलने वाला। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाता और इस तरह के लोगों को अलाउ नहीं करता कि वो मेंस को क्वालिफाई कर सके। इसलिए आप 1-2 किताबें पढ़कर या फिर पतले से कोचिंग के नोट्स पढ़ के यूपीएससी के ऑप्शनल में नंबर नहीं ला सकते। ये मेरी बात याद रखिएगा। आपको चाहिए डीप स्टडी, गहरी स्टडी चाहिए, सही कंटेंट चाहिए, और इन डेप्थ मटेरियल आपको के पास होना चाहिए। और अगर आप एक बार में पढ़ के चीजों को आसानी से समझ सकें और अपना समय बचा सकें, एंथ्रो पढ़ने में समय कम लगता है। रीजन क्या है, ये स्टैटिक सब्जेक्ट है। एक बार पढ़ लिया कि होमो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन जो है वो निएंडरथल से पहले आया था, तो उसके बाद वो बाद में नहीं आ सकता, वो हमेशा पहले ही आएगा। ठीक है, प्राइमेट्स कौन से होते हैं, बंदर प्राइमेट्स में आते हैं कि नहीं, अगर पता है तो आते हैं, गाय प्राइमेट्स में नहीं आती, पता है तो आते,
पता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं मेनली, ए बी और ओ। अगर ये बात पता है तो पांचवा ब्लड ग्रुप नया पैदा नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम कहें कि एंथ्रो का जो सिलेबस है मोर और लेस स्टैटिक है, पहला नंबर 1। नंबर 2 जो दूसरा वाला चैप्टर सेक्शन का हिस्सा हमें पढ़ रहा है, तो ट्राइबल्स एंड ट्राइबल्स प्रॉब्लम्स के वाला जो हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं, वो तो पूरा का पूरा हमारे जीएस के अलग अलग पेपर्स में बिखरा हुआ है, सारा का सारा हिस्सा जीएस के पेपर में, और एसए को भी टच करता। तो ये ऑप्शनल ऐसा स्टैटिक है, इसमें अपडेशन बहुत कम मांगता है, बहुत कम अपडेशन का मांगता है, क्योंकि बहुत कुछ डेवलप नहीं होता ना अपडेशन करने को। तो जितने अपडेशन की जरूरत है उतना तो हम लोग कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप कोई ऐसा ऑप्शनल पढ़ते हैं जिसमें आपको डेली का डेली उठ के पेपर सुबह पढ़ना है कि आज क्या हो गया, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तो ऐसी चीज इसमें नहीं है। इसमें एक बार आपने पढ़ लिया तो 6 महीने तक आपको ज्यादा कुछ इसमें डेवलप करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी फर्दर एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर मुझे डायग्राम बनाने नहीं आते, तो डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। एंथ्रो में डायग्राम जूलॉजी जितने कठिन नहीं होते कि सेल बनाई उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा लें, बहुत टफ टफ हो रहा है, वैसा कुछ नहीं। बड़ा ही सिंपल तरह का सिर बना दोगे, हेड बना दो, उससे ही काम चल जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मोनालिसा की पेंटिंग नहीं करनी, बहुत सिंपल तरह की, बड़ा ही एक हम कह सकते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड जो है वो। ये सिलेबस तो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मैं तो ये कहूँगा सिलेबस इन्होंने बहुत खराब बनाया, लेकिन हाँ सब्जेक्ट हमारा बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड है, और इसको ठीक ढंग से अगर पढ़ लिया जाए तो फिर इसमें जो बात कही जाती है ना 300 प्लस मार्क्स लाना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्की बात है, बहुत छोटी सी बात है। आसानी से किसी के भी 300 प्लस इसमें आ सकते हैं, जो कि इस एंथ्रो को 3 से 4 महीने में अगर पढ़ के इसको खत्म कर लेता, रिवीजन कर लेता, तो इसके बाद उसके 300 प्लस मार्क्स आने की पूरी की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसके बाद जो है जो भी आपको इस सीरीज़ को अगर आगे कंटिन्यू करना है, इसमें कौन सी चीज़ नई ऐड करनी है, उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके सबके कमेंट का मैं इंतज़ार करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही मुलाकात रहेगी, फिर मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।